सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। संस्थापक कौन था? खिज्र खां। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। इसकी उपाधि रैयत ए आला की उपाधि धारण किया कौन? खिज्र खां ने, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां किसका था? खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। और ये जो उस समय की बात है जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था। तैमूर लंग कहां से? भारत से लौट रहा था। तो क्या किया इसने? इस खिज्र खां को 3 जगह, जैसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां को किसने? तैमूर लंग ने, क्योंकि ये तैमूर लंग का सेनापति था। कौन? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। क्योंकि यहाँ का ये शासक नियुक्त था, तो ये खिज्र खां क्या होता था कि तैमूर लंग के पुत्र थे। तैमूर लंग के पुत्र कौन थे? शाहरुख को ये क्या करता था? नियमित रूप से कर भेजता था। इसीलिए भेजता था कि इन्होंने, उसके बाप ने बनाया था। ठीक है, नियमित रूप से कर भेजता था। शाहरुख को खिज्र खां नियमित रूप से कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 20 मई 1421 को हो गई। 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। इसी के पुत्र थे खिज्र खां के। खिज्र खां के पुत्र कौन थे? मुबारक खां। इन्होंने शाह की उपाधि धारण की। शाह की उपाधि, मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। किसको? एक विद्वान थे, याहिया बिन मुबारक सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनको मुबारक खां ने संरक्षण प्रदान किया था। किसने? मुबारक खां ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, अर्थात मुबारक शाह ने संरक्षण प्रदान किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह, इसने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। किसकी पुस्तक?
याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है। और पुस्तक का क्या नाम था? हाँ, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। इसी की पुस्तक में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है किसने? तारीख ए मुबारक शाही में। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। किसकी स्थापना? मुबारकाबाद किसने की थी? मुबारक शाह ने यमुना के किनारे की थी। यमुना के किनारे। ठीक है। यमुना के किनारे इसने इस की स्थापना की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक। अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। आलम शाह। इस वंश का जो शासन था, शासन लगभग 37 वर्ष तक चला। 37 वर्ष तक चला। अर्थात कार्यकाल की दृष्टि से छोटा काल वाला वंश था। ठीक। कार्यकाल की दृष्टि से छोटे काल वाला वंश था। इसके बाद लोधी वंश शुरू होता है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और ये वंश 1451 में 51 से 1526 तक चला। और इसी 1526 में बाबर ने सत्ता पर कब्जा किया। बाबर। ठीक। पानीपत के युद्ध में। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी ये उसकी उपाधि थी। और तारीख थी 19 अप्रैल 1451। ठीक है। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा बहलोल लोधी। ठीक। बहलोल लोधी ये दिल्ली का प्रथम राज्य की स्थापना, दिल्ली के प्रथम राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाएगा। कौन था बहलोल लोधी? कौन था? अफगान था ना। अफगान। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाएगा। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया था। इसने सिक्के चलवाए थे। बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। किसने? बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। ठीक। वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था।
क्या पुकारता था? मकसद ए अली। बहलोल सरदारों को मकसद ए अली, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। किसको? सरदारों को। ठीक है, सरदारों को मकसद ए अली कह करके पुकारता था बहलोल लोधी। और वह सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, मतलब सम्मान करता था। सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक, बड़ा भी नैतिक व्यक्ति था इस मामले में, स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके पुत्र का नाम था निजाम खां। निजाम खां, ठीक है, निजाम खां इसका नाम था। और ये सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, कौन? निजाम खां। निजाम खां कौन था? बहलोल लोधी का पुत्र था। ठीक है, ये बहलोल का पुत्र था निजाम खां, और इसकी उपाधि थी सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, और ये 17 जुलाई 1489 को 17 जुलाई 1489 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा अपने उपाधि के धारण करते हुए। ठीक है, कौन? सिकंदर था, सुल्तान सिकंदर था। और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इसी सिकंदर लोधी ने, सिकंदर शाह ने, सिकंदर लोधी कब? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर जो कि मुगलों के समय में यही आगरा शहर की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। भूमि के मापन के लिए उसने एक पैमाना बनाया था जिसे गजे सिकंदरी कहता था। भूमि के मापन के लिए एक पैमाना बनाया था। पैमाना, एक निश्चित नाप हुआ करती थी उसकी, उसी को कहा जाता था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी मतलब एक निश्चित नाप है और उसी को गजे सिकंदरी स्वीकार कर लिया गया। ठीक, गजे सिकंदरी। और इस गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। गजे सिकंदरी किसका था? ये सिकंदर लोधी का ही। सिकंदर लोधी का ये था। ठीक है, और ये गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है, ये सिकंदर लोधी कविता भी लिखता था। गुलरुखी इसका शीर्षक हुआ करता था। और क्या? फारसी कविताएं लिखता था गुलरुखी शीर्षक से। कौन? वही सिकंदर लोधी। ठीक, सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अब यहीं से आगरा राजधानी शुरू हो जाती है। तो किसको? सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। यहां से आगरा राजधानी होने लगती है। ठीक है, इसके सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी फरहंगे सिकंदरी में अनुवाद हुआ। फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी एक ऐसा ग्रंथ था संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद था। फरहंगे सिकंदरी ये संस्कृत के ग्रंथ का फारसी अनुवाद था। ठीक है, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए बांट दिया था। ठीक है, नगरकोट का एक मंदिर था, नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर। तो इसमें जो मूर्ति थी, मूर्ति को तोड़ डाला और उस मूर्ति को कसाईयों को बांट दिया। कसाईयों को बांट दिया था और कह दिया कि इससे मांस तौलो, मांस तौलो। कहने का मतलब ये धार्मिक रूप से असहिष्णु था। सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भले ही मुसलमान था, लेकिन मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध। और मुसलमान स्त्रियों को मजारों पर, जो पीर और संत के हुआ करते थे, मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, कि मजार पर स्त्रियां नहीं जाएंगी। यह भी इसकी एक असहिष्णुता ही थी। ठीक है, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। 21 नवंबर 1517 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो गई। इसकी, सिकंदर लोदी की 21 नवंबर 1517 को मृत्यु। इसके सिकंदर लोदी की कारण क्या था? गले की बीमारी थी। गले की बीमारी थी। इसी बीमारी के नाते सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई 1517 में। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। अपडेट यही था, 21 नवंबर 1517 और पुत्र इब्राहिम। ठीक, इब्राहिम जो है, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण किया और गद्दी पर बैठा। इसी से युद्ध हुआ था ना पानीपत का, इब्राहिम शाह से। और बाबर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो ये सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली के सुल्तानों में
सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। ठीक है, ये भी एक तथ्य है। सिकंदर लोदी होली में भाग लेता था, होली में भाग लेता था, मतलब कि कुछ हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। हिंदू त्योहारों में कौन भाग लेता था? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ये ऐसा सुल्तान था जो कुछ हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 में बनवाई थी। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री ने बनवाई थी। दिल्ली की मोट मस्जिद, मोट मस्जिद किसने बनवाई थी? इसी सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री ने यह मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 का जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। यह युद्ध क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और मारा भी जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा था? भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत पर ये अपने तुजुक बाबरी में लिखता है कि मुझको दो लोग न्योता भेजे थे, 2-3 लोग भेजे थे, दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और राणा सांगा ने भी भेजा था। ठीक है, राणा सांगा और दौलत खां लोदी। ठीक है, राणा सांगा, दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। ये बात उसने अपने आत्मकथा में लिखा है, इसलिए आप राणा सांगा को नकार नहीं सकते, है ना। आत्मकथा में लिखा है कि इतने लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था कि आप आइए, कब्जा करिए। ठीक है, हाँ, बाबर को आमंत्रित किया था। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्य। सल्तनत कालीन शासन, ठीक है, क्या है इसके? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या होता था? मुखिया होता था सुल्तान। ये तो हर समय जो प्रमुख है ज्यादातर वही मुखिया थे। भारतीय व्यवस्था में भी राजा हुआ करते थे, तो मुखिया था सुल्तान। फिर बलवन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ये अमीर जो थे, बलवन ने खुद ही तुर्कान चालगानी को नष्ट कर दिया था, तो बलवन और अलाउद्दीन के समय में क्या था? अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीर प्रभावहीन हो गए, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसके बाद अमीरों का महत्व
चरमोत्कर्ष पे था। किसके समय में? लोधी वंश के। लोधी वंश में अमीरों का महत्व किस पर था? चरमोत्कर्ष पर। चरमोत्कर्ष पर, ठीक, चरमोत्कर्ष पर था अमीरों का महत्व, ठीक है। और सल्तनत काल के मंत्रिमंडल को मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत किसको कहा जाता था? मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। ये सल्तनत कालीन मंत्रिमंडल हुआ करती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें? दार ए खास, किसमें? नहीं, बार ए खास, ठीक है, दार में बार ए खास। बार ए खास में सभी को बुलाता था। सुल्तान मतलब सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, अन्य रईसों को बुलाता था। फिर बार ए आजम, ठीक, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार ए आजम, बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्य का अधिकांश भाग पूरा करता था, ठीक, अधिकांश, सुल्तान राजकीय कार्य का अधिकांश भाग पूरा करता था, ठीक है। सल्तनत काल में दीवानी रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। कौन होता था? दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत ये सल्तनत काल का था, धार्मिक मामलों का, धार्मिक मामलों का, ठीक है। दीवाने रियासत क्या था? धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों, योग्य विद्वानों, धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था और इसका प्रमुख सदर होता था। प्रमुख कौन? सदर, प्रमुख इसका सदर होता था। इसका प्रमुख सदर होता था, ठीक है। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। दीवाने इंसा, ठीक, दीवाने इंसा ये एक विभाग था जो कि पत्राचार से संबंधित था, पत्राचार करता था, दीवाने इंसा, ठीक है। और कुछ मंत्री एवं उनके विभाग, मंत्री एवं उनके विभाग, ठीक है। तो मंत्री एवं विभाग कुछ ये थे। मंत्री एवं विभाग, वजीर ये प्रधानमंत्री जैसा राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार जैसा, जैसे आधुनिक महालेखाकार का कार्य होता है वही कार्य था इसका। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त व्यय आय का लेखा जोखा। फिर मजमूआदर ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखना इसका काम होता था, ठीक है। खजीन, खजीन मतलब ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था, कोषाध्यक्ष। फिर आरिज ए मुमलिक ए दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था।
सैन्य विभाग का सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग या दान विभाग का प्रमुख होता था, सद्र उस सुदूर। इसी तरह काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, लेकिन सुल्तान के बाद, पहले नहीं, ठीक, दूसरे नंबर का अधिकारी मान लीजिए न्याय का। बरीद ए मुमालिक, एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर, आज के आप रिसर्च एंड एनालिसिस में मान लीजिए। और वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, यानी कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय समझो, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। फिर दीवान ए खैरात, ठीक, ये दान विभाग हुआ करता था। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग होता था। फिरोज तुगलक के समय से दास की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग हुआ करता था, दीवान ए इस्तिहाक। इसके बाद है कौन सा विभाग किसने बनाया था, ठीक है। तो दीवान ए मुफ्त खराज, ये जो वित्त विभाग से संबंधित था, इसको अलाउद्दीन ने बनाया था, ठीक। दीवान ए कोही, ये कृषि से संबंधित विभाग था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग से संबंधित था, इसको बलबन ने बनाया था। इसी तरह कुछ कल्याणकारी कार्यों के लिए जो से दीवान ए बंदगान, ये दास की देखरेख के लिए था, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात, ये दान दिया जाता था जिससे, और ये भी फिरोज तुगलक का है। दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था, ये भी फिरोज तुगलक का ही है, ठीक है। इस तरह ये कुछ विभाग थे और संबंधित कार्य थे, ठीक है।